भैया राधे राधे, जय श्री राधे राधे। राधे भैया, राधे राधे। आपका और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उन सभी का फिर से आज के एकांतिक वार्तालाप में आशीष भैया के साथ स्वागत है जीविका आश्रम में। और हम अपना आशीष भैया के साथ बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। पिछली बार हमने थोड़ा सा रविंद्र गुरु जी के बारे में जाना था और आपकी थोड़ी सी यात्रा हमने जानी जी थी। जी जी तो जी। हमने जैसा मेंशन किया था जब हम यहाँ का एक ओवरव्यू बना रहे थे आश्रम का, तो हमने उसमें मेंशन किया था कि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर फील्ड से छोटे बच्चे भी आते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के भी आते हैं, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र के भी आते हैं। मतलब शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो, इवन राजनीति के लोग भी आते हैं कि राजनीति के लोगों का आश्रम से थोड़ा लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप इस में थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें कि किन किन तरह के लोगों के लिए इस जीविका आश्रम में क्या क्या है, वो आके क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या सीखते हैं, तो वो थोड़ा सा हम और आप दर्शकों के साथ जानना चाहेंगे। जी। तो जैसे कि आपने कहा ही कि कई तरह के लोग आते हैं, कई कैटेगरी के लोग आते हैं। और वैसे यदि जीविका आश्रम का पूरा नाम देखा जाए ना, तो जीविका आश्रम का नाम है जीविका अध्ययन एवं शोध आश्रम। तो अध्ययन और शोध यहाँ का एक निरंतर हिस्सा है। और अध्ययन शोध के साथ में डॉक्यूमेंटेशन, जो हम बीज जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बीज संरक्षण का काम हम लोग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं के बीज। तो व्यवस्थाओं के बीज संरक्षण का मतलब है, ये कोई वैसे सॉलिड कि अपने फसलों के बीज तो है नहीं है, या वनस्पतियों के, या पेड़ पौधों के, या टेंजिबल रूप में है ना, मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त रूप है। तो जो हम लोग का जो बीज जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, वो मुख्य काम उसका अध्ययन शोध और डॉक्यूमेंटेशन ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी हम लोग यहाँ जो बात करते हैं वो 5 तरह के डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है। पहला तो लिखित रूप में जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। दूसरा जो है ऑडियो के रूप में, जो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, उनकी व्यवस्थाओं को पता चल रहा है। तीसरा है वीडियो रूप में, ठीक है। चौथा है वस्तु रूप में, जो यहाँ अलग अलग आपने दिखाए होंगे अपने आश्रम में। तो कई तरह की जो पुरातन वस्तुएं, कारीगरों के उत्पाद की जितनी वस्तुएं, जिससे अपने को पता, जैसे ये झूला है, ये ढहुआ उधर जो दिख रहा है आपको जी, तो ये ढहुआ जो है, जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोलते हैं, यहाँ स्थानीय इसमें ढहुआ बोला जाता है। बेम्बू हट है। तो ये चीज़ें जो विलुप्त हो रही हैं, तो वो वस्तु रूप में देख के लोगों को पता चल जाए, लेकिन वस्तु से उसकी व्यवस्थाएं नहीं पता चलती हैं। या जैसे आप वीडियो बना रहे हैं और ऑडियो साथ में चल रहा है, साथ में वस्तु रूप दिख भी रही है, लेकिन इससे भी किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो 5वां रूप जो डॉक्यूमेंटेशन का हमारा होता है, वो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंशियल डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहा जाए। तो आप यहाँ आके आश्रम में जब रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम सुन रहे हैं, अच्छी बात है कि बांस के मकान में या वो घास फूस के मकान में ठंडक रहती है, लिख भी दिया, वो भी कर दिया, वीडियो में भी बता दिया और लोगों से सुन भी लिया, लेकिन जब तक आप उसमें रहे नहीं तब आपको नहीं पता चल सकता ना। या भोजन पत्तलों में बैठ के खाना चाहिए, या कांसे की थाली में करना चाहिए, या पेड़ों के नीचे बैठने में कैसे आनंद आता है। आपने लिख दिया, वीडियो बना दिया, ऑडियो बना दिया, उसको आपने संग्रहालय के रूप में संग्रह, लेकिन एक्सपीरियंस उसमें नहीं आता है। तो जो 5वां प्रमुख जो रूप डॉक्यूमेंटेशन है कि इस छोटे से क्षेत्र में आप आएँ आश्रम में, तो आप हमारी व्यवस्थाओं को जी सकें, और जीने के बाद जो आपको जो अनुभव होता है वो आप पता कर सकें कैसा हो रहा है। तो ये 5 रूप में बीज संरक्षण हम इस 5 रूपों में कर रहे हैं। तो इससे संबंधित लोग हमारे यहाँ कई तरह के आते हैं। तो जैसा आपने कहा भी, और जैसा अपन बता रहे हैं कि अध्ययन शोध आश्रम है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो सबसे पहले तो जो लोग आते हैं वो शोधार्थी होते हैं, जो अलग अलग विषयों में शोध कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हमारी पाक कला कैसी है, तो बहुत न्यूट्रिशन वाले और होटल मैनेजमेंट से लेके जो इस तरह के जो शोधार्थी हैं वो आ रहे हैं। फिर कारीगरी से संबंधित बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कारीगरी चलती भी हैं, और दूसरा कारीगरी वस्तुओं का यहाँ पे हम एकत्रित बहुत सारा जगह इसका संकलन किया हुआ है, तो उनको देखने समझने के लिए। तीसरा, यहाँ पर पास में गांव है, तो उस गांव में भी बहुत सारे कारीगर अभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उनका पालन कर रहे हैं, तो उससे उनको जानने समझने वाले लोग आते हैं। तो वो एक। तीसरा, यहाँ आर्ट फॉर्म जो है, आर्ट और कल्चर, फाइन आर्ट्स, इस तरह के जो लोग हैं, तो परिसर आपने देखा है कि अपने आप में ही पूरा कलात्मक है। तो कितनी तरह की, विभिन्न तरह की कला के जो लोग हैं, स्कल्पचर वाले आते हैं, पेंटिंग वाले आते हैं, लेखक आते हैं, कवि आते हैं, ये आर्किटेक्ट आते हैं। आर्किटेक्ट का एक अलग ग्रुप है, मतलब ये कला वाले तो अलग हैं ही हैं जितने सारे जो मैंने बताया, उसके अलावा एक ग्रुप आर्किटेक्ट्स का है, क्योंकि यहाँ हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय आर्किटेक्चर को लेके
कुछ कुछ चीज़ की जाए। तो जो कंस्ट्रक्शन आपने पूरा देखा है तो उसमें सब प्रयोगात्मक हैं। एक चीज़ ऐसी नहीं है कि ये सॉलिड उसी तरह से बना हुआ है, लेकिन उसमें बहुत तरह के प्रयोग किए गए हैं। कहीं पे खपरे की छत है, कहीं पे टीन की छत है, कहीं पे उसके नीचे का जो फ्रेम है वो बांस का है, कहीं पे मिट्टी का है, कहीं पे लकड़ी का है, कहीं पे लोहे का है। आर्चेस डिफरेंट तरह के हैं, बिना कंक्रीट के आर्चेस कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी के इंटरलॉकिंग वाले जो हैं वो सारी चीज़ें हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ। तो ये पूरा आर्किटेक्चर का एक जो पूरा है, जो नेचर फ्रेंडली, इकोलॉजिकल फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, स्थानीय चीज़ों को लेते हुए, तो जो मिट्टी की चीज़ें बन रही हैं, चूने की चीज़ें बन रही हैं, जो यहीं स्थानीय मिलती हैं चीज़ें। जैसे ये जैसे पत्थर भी दिख आप रहे हैं, कुछ बन रहा है जैसे आप ये बता वो रहे पीछे भी बना हुआ, ये पूरे पत्थर जो हैं ये यहीं स्थानीय पत्थर हैं। पत्थरों को केवल मिट्टी से जोड़ के रखा गया है और ऊपर पॉइंटिंग कर दी गई जिसमें पानी उसके अंदर ना जाए। पीछे भी आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुटिया आप बना रहे हाँ, हो, ये पत्थर से जोड़ के बिल्कुल बना रहे बिल्कुल, ये पीछे जो क्या वो खुदाई काम हुई चल रखी रहा है, हाँ। काम चल रहा है, तो वो एक कुटिया बनाने की सोच रहे हैं जो कि पत्थर और चूने से बनाई जाएगी। और पत्थरों की दीवार थोड़ी चौड़ी होती है तो अलग अलग मौसम में ठंडी में गर्माती है, गर्मी में ठंडाती है वो। साथ में लाइम उसका यूज़ होता है, तो लाइम भी उसी तरह का नेचर का रहता है कि ठंड में गर्म करता है, गर्म में ठंडा करता है। तो वो उसको लेके एक, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग यहाँ पे आर्किटेक्चर वाले हैं। यहाँ यदा कदा वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन उसके आर्किटेक्चर को लेके। तो उसके फिर जैसे आप पिछली बार आए थे तो जब ये भोंगा बन रहा था तो उसके आपने वीडियोस बनाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, उसकी थैचिंग कैसे हो रही है, थैच रूफिंग क्या होती है। फिर एक बार जो मिट्टी के फ्लोरिंग की जो वर्कशॉप थी तो उसमें, तो ऐसे बहुत उस तरह के लोग आते हैं जो प्योरली आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, स्थानीय आर्किटेक्चर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्राकृतिक घर कैसे बन रहे हैं उसको देखने समझने वाले एक ग्रुप आता है। फिर इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारी व्यवस्था का, वो है अर्थव्यवस्था, कि हमारे लोक जीवन का अर्थशास्त्र क्या रहा है। ये डिमांड सप्लाई, ये वो जो हम मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स और माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यदि हम भारतीय व्यवस्थाओं को देखें तो उसको देखने, उसको समझने का नज़रिया एक अलग रहा है। तो वो लोक जीवन का अर्थशास्त्र हमारा कैसा रहा है, किस तरह से आदान प्रदान होता रहा है। जैसे मैं आप बार बार जिक्र करता हूँ कि आप यदि देखें हमारे यहाँ पे अभी 10-20 साल पहले तक मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, तो अभी भी यदि आप ट्राइबल इलाकों में कहीं भी चले जाएँ तो 10-20 साल पहले तक सभी जगहों पे, और लेकिन यदि अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी भी ट्राइबल इलाकों में, हाट बाज़ारों में आप जाएंगे तो हर महिला के, अब तो खैर हर नहीं बोल सकते, फिर भी 50% 60% महिलाओं के हाट बाज़ारों में देखेंगे शरीर पे 5-7 किलो चांदी रहती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्राइबल इलाके इतने मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, ये हुए हैं, जो हमारी आम अवधारणा है, लेकिन ये हम कभी भूल जाते हैं कि उनके यहाँ ये चांदी पहुंची कैसे होगी। हर महिला के शरीर पे 5 किलो 7 किलो चांदी, तो वो एक समृद्धि तो दिखाती ही है कि उनकी क्या समृद्धि रही है। समृद्धि के साथ साथ मेन स्ट्रीम से जो कटापन है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो पता नहीं कहाँ से एकदम दूर आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब और कुछ क्या क्या शब्द बताने लगे हैं, तो ये कहाँ से प्रिमिटिव ट्राइब हुआ जो आदमी इस तरह से। तीसरी चीज़ जो है उससे देख के समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का कैसा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म किस तरह रहे हैं, कि हमारी वेल्थ कुछ लोगों, जो आजकल देख रहे हैं कुछ लोगों के हाथ में पूरी एकत्रित होके जा रही है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह की रही है कि गांव तक में, गांव में भी, सुदूर गांव में भी, जिनको आज हम आदिवासी कह रहे हैं, उस क्षेत्रों तक भी वो सब पहुंच रहा है। तो वो क्या तरीके रहे हैं, किस तरह के मैकेनिज्म रहे हैं जहाँ ये सारी चीज़ें होती आई रही हैं। तो अर्थव्यवस्था उस दृष्टि से हमारा बहुत महत्व की चीज़ हो जाती है। आज हम बोल रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1% 1.5% के आसपास है। और अब तो ये वेल नोन फैक्ट्स हैं कि 1750 18वीं शताब्दी के आखिरी तक हमारा जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड में योगदान था वो 25 से 30% के 35% रेंज, अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्टिमेट्स हैं और वो है, तो ये 25 से 35% का था। तो जब 25 से 35% योगदान था तो हमारे यहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी के पहले के हम लोग कितने लोगों को जानते हैं? हार्डली किसी को जानते हैं, कोई नाम याद नहीं है। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि आज 1% 1.5% तो हमारे पास ढेरों अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, विप्रो हैं, ये हैं, वो हैं, और उसके साथ साथ बड़े नेशनल लेवल पे तो है ही हैं, स्थानीय लेवल पे हैं। मध्य प्रदेश का एक अलग टाटा, बिरला, अंबानी होंगे, जबलपुर के अलग होंगे, रायपुर के अलग होंगे, नागपुर के अलग होंगे, छोटे छोटे शहरों के जो टाटा, बिरला, अंबानी हैं वो तो हैं। लेकिन क्या हम ये
100 साल पहले, 150 साल, टाटा बिरला अंबानी के लिटरली पहले क्या हम किसी उद्योगपति के नाम, बिजनेसमैन के नाम और भी किसी इसके व्यापारी के नाम जानते हैं क्या? एक भी नहीं, एक भी नहीं, अपवाद भी नहीं। अपवाद में भी नहीं समझ में आता है। खासकर आम प्रचलन में तो नहीं होंगे, कहीं का दो जगह पैसा जिक्र आता है कि उस महाजन ने इतना पैसा दे दिया था, उसने दे दिया था, राजाओं को लोन देते थे, लेकिन हमारे आम जानकारी में नहीं। और जब ये 1% में इतने अंबानी है तो 25% में कितने अंबानी होने चाहिए हमारे पास में? बहुत होने चाहिए ना, लेकिन हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। वहीं दूसरी हम तरफ देखते हैं कि आज हम पूरी आदिवासियों को पैसा निचोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ग्रामीणों को पैसा निचोड़ रहे हैं, गरीबी और गरीब होते चल रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन पहले ये आदिवासी इलाकों में भी हर आदिवासी महिला के पास इतनी चांदी है, ये है, वो जो अपन देखने मिल रहा है, तो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग दिखता है ना कि कहाँ 25% में तो हमको पूरा लूट लेना चाहिए था इन लोगों के, जबकि 25% जब हमें योगदान है तो उनके पास में भी सब कुछ है, और जब 1% है तो उनके पास कुछ नहीं बच रहा है। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था का पूरा मुद्दा है, ये अर्थव्यवस्था का जो पूरी समझ है कि हमारी भारतीय जीवन में, लोक जीवन में अर्थशास्त्र कैसा रहा है, किस तरह की पद्धतियाँ रही हैं, आदान प्रदान के, एक्सचेंज के तरीके क्या रहे हैं। आज हमारे पास एक्सचेंज का एकमात्र तरीका जो हमको समझ में आता है वो है व्यापार। किसी ने कुछ चीज़ बेचा और हमने खरीदा। गांव वाले से अब यदि कोई कारीगरी की भी बात करता है तो ये बोलता है कि भाई आप ये चीज़ें अमेजन में क्यों नहीं बेचते हो, वहाँ क्यों नहीं बेचते हो। तो जो सारा कुछ जो मामला है खरीदी और बिक्री पे ही है, जबकि हमारे यहाँ धन के एक्सचेंज के कितने तरीके रहे। दान रहा है, दक्षिणा रही है, भिक्षा रही है, मान रहा है, मर्यादा रही है, शगुन रही है, न्यौछावर रहा है, पता नहीं कितने तरीके हैं। दान ही इतने प्रकार के रहे हैं कि उनका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमारी चीज़ों से गायब हो गई। लेकिन कभी ये देखा जाए तो ये सब पूरी अर्थव्यवस्था के शब्दावली है ना। दान, दक्षिणा, ये धार्मिक और वो सारी शब्दावली तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की ये अर्थव्यवस्था की शब्दावली है। वो सारी चीज़ें हमारी कोई पढ़ाइयों में नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि दान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारी मेन जो इकोनॉमी होती थी वो दान पे चलती थी। दान दक्षिणा, हर तरह के दान होते थे, हर तरह के दान। हर जगह पे जो है, आपका जन्मदिन है तो आपको मंदिरों में जाके दान करना, आपकी शादी की सालगिरह है तो मंदिर में जा, आप कोई मर गया है तो साल, कोई विवाह हो रहा है तो दान है। कोई भी चीज़ आप उठा के देखिए, हर जगह पे दान है। फिर उसके बाद ये अमावस्या है तो उस पर दान है, ये पूर्णिमा है तो उस पर दान है, ये चतुर्थी में ये दान है। ये सारी चीज़ें जो दान पे चलती है, और दान पे मतलब किसी ऐसे को दान नहीं है, अपने आपस में ही जो दान होता है। और जब आप दान कर रहे हो तो मुझे मिल रहा है, मैं दान कर रहा हूँ तो उनको मिल रहा है, वो दान कर रहे हैं उनको मिल रहा है, उसके बाद आपके पास फिर आ रहा है। तो चीज़ें आपके पास आ ही रही हैं, लेकिन कमा के नहीं आ रही हैं। तो हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था रही है कभी किसी ज़माने पे, जिसलिए हम लोग कहा, गुरुजी बात करते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान रही है, देने वाली रही है, त्याग करने वाली भी रही है, ना कि आय प्रधान। आज जैसे पूरा का सारा जोर जो हो गया है कि आय कैसे बढ़ाए, पूरे पॉलिटिशियंस हैं तो वही बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वही बात कर रहे हैं, नक्सलाइट्स हैं तो वही बात कर रहे हैं, एनजीओ वाले हैं तो ये बात कर रहे हैं, इवन आज तो धार्मिक नेता, धार्मिक जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो सारे भी यही बात कर रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ये होगा वो होगा करके। जबकि हमारे यहाँ पे ये आय प्रधान कभी अर्थव्यवस्था रही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था रही है वो व्यय प्रधान रही है। कैसे देना है, और देना मतलब किसी समाज से बाहर किसी को नहीं जाके देना है। गाँव में जितने लोग हैं आपस में रोटेट हो रहा है, तो सर्कुलेट तो हो रहा है। एक में आपका अहम मजबूत हो रहा है, एक में आपका जो पूरा अहंकारी व्यवस्था बन रही है कि मैंने इतना कमाया, मैंने कितना कमाया। दूसरे में दान महत्वशाली है, जहाँ पे आपका व्यय हो रहा है, और वहाँ पे पूरे का पूरा ऋण महत्व का हो रहा है कि हम ऋण से बंध रहे हैं, ऋणी हो रहे हैं, बिल्कुल समाज के प्रति ऋणी हो रहे हैं। जब हमको मिल रहा है कहीं से किसी माध्यम से तो हम स्वाभाविक है उस सेंस में ऋणी होंगे। आज कौन ऋणी महसूस करता है? बैंक से लोन लेता है तो भी ऋणी नहीं होता, वो तो अपना अधिकार समझता है कि नहीं दिस इज माय राइट। ये नहीं देते हैं तो 4 जगह शिकायत करते हैं, ये करते हैं कि हमको KCC नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो वो ऋण भी एक तरह से अधिकार जैसा हो गया है। तो आप ऋणी महसूस करने का कहीं आप चांस ही नहीं है। जबकि हमारी पूरी व्यवस्था जो थी आपको ऋणी बनाने वाली व्यवस्था थी, जिसके कारण आपके अंदर अहंकार ही नहीं पैदा होता था। जब जितनी सारी आपको चीजें करनी है, हो रही हैं, आपके साथ हैं, वो सब हो रही हैं, कर कोई नहीं रहा है। कुंभ मेला होता है, कोई करता है क्या? सही बात है। ये छोटे छोटे मेले गांव में लगते हैं, ये कोई करता है? चंडी लगती है, ये कोई करता है क्या? ये होती हैं चीजें। आदमी पहले विवाह किसी का होता था, कोई करता नहीं था। अब तो
करने अब तो करने वाली चीज़ हो गई। और जब होता था तो विवाह हमारे 15-15 दिन 20-20 दिन चलते थे। एक रस्म जो चालू होती थी और जो आखिरी खत्म होती थी, उनके बीच का ड्यूरेशन जो होता था 15-15 20-20 दिन होता था। उतने दिन तक आदमी मेहमान आके आपके यहाँ रह रहा है, कर रहा है, जबकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, ना खाने पीने वाली उस सेंस में व्यवस्था थी। इवन चक्की में आटा भी खुद ही पीसना होता था, पत्तल भी खुद ही बनाने होते थे। उस समय आदमी 15-15 20-20 दिन तक खिला लेता था, पिला लेता था, लोगों के पास समय भी रहता था। आज जब इतने साधन हो गए हैं, सब तरह की चीज़ें, सब तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो शादी विवाह घंटों के रह गए, दिनों के भी नहीं रह गए, एक दिन का भी नहीं रह गया है। 15 दिन की जो 15 मिनट वाला हो गया, 15 मिनट की अटेंडेंस लगाना है, फोटो खिंचाना है, खाना खाना चले जाना है करके। तो आप पूरे मैरिज गार्डन से ही मैरिज हॉल जो हो गए हैं, उन्हीं से ही आपकी विदाई हो जाती है लोगों की, मतलब मेहमानों की भी विदाई वहीं पे हो जाती है। वो पहले तो ये होता था कि चलो मेहमान एक आध दिन रुकेंगे, वो अब जो एक आध दो नज़दीक के कोई मामा है या फूफा है, वो कोई रुक रहा है तो रुक रहा है, और बाकी तो छोड़िए लड़के लड़कियों जिनकी शादी हो रही है उनको भी 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो भी उसी तरह से पूरे उन्हीं 3 दिन में सब पूरा निपटा लेना है मामला। तो ये जो पूरी इसका अर्थव्यवस्था वाला पहलू है, ये बहुत महत्व का है। ये हमारी परंपराओं, रीति रिवाज, ये वाला पहलू तो है ही है, लेकिन उसमें जो अर्थव्यवस्था वाला पहलू है वो बहुत महत्व का है। तो जो एक कैटेगरी के लोग हैं वो इस तरह के लोग भी आते हैं, जो अर्थव्यवस्था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग आते हैं, उसके जो शोधार्थी हैं, जानने समझने वाले हैं। तो एक ये पूरी तरह से विंग जो इस तरह का हुआ, तो शोधार्थियों का और उस तरह जानने समझने वाले लोग आते हैं, जिसमें कलाकार हैं, कारीगरी से संबंधित लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, विद्यार्थी हैं, और शोधार्थी मतलब बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, और चौथा ये अर्थव्यवस्था को समझने वाले हैं। पांचवा एक कैटेगरी के लोग आते हैं, वो जीवन शैली को समझने वाले लोग आते हैं कि हमारी जीवन शैली कैसी रही है। जो जीवन शैली ही आपकी, आज क्या हो रहा है, हर सारी चीज़ में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं कि भाई मैं 2 घंटे जो है अध्यात्म के लिए देता हूँ, मैं दिन का 2 घंटे जो है वो अध्यात्म में योगा, पूजा, प्रार्थना, ये सारा जो चीज़ करते हैं। कोई बोलता है मैं 2 घंटे अपने शारीरिक उसके लिए देता हूँ, कोई बोलता है मैं 2 घंटे सप्ताह में पर्यावरण के लिए देता हूँ, कोई बोलता है 2 घंटे मैं जीवन शैली को समझने के लिए कला को देता हूँ। तो ये जो 2 घंटे 4 घंटे देने वाली जो हमारी स्थिति हो गई है आजकल, ये हमारे यहाँ कभी नहीं रहा है। किसी चीज़ को अलग से कुछ देने की जरूरत ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो जीवन शैली में ही शामिल थी, सारी चीज सम्मिलित थी, सारी हमारी जीवन शैली ही कलात्मक थी। अब ये जैसे आपने पूरा कैंपस देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये कैंपस में अलग से कला करने वाली कोई चीज़ है क्या? हर सारी चीज़ कलात्मक है। आपका भोजन कर रहे हैं तो आपका जो लोटा है वो कलात्मक है, जिसमें बैठे हो पीढ़ा, आपका पटा जिसको बोलते हैं, पीढ़ा बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, वो कलात्मक है। भोजन जो बन रहा है उसमें पूरी कला है। फिर उसके बाद में जिसमें परसा जा रहा है वो पूरा कला है। बैठने की पद्धति पूरी कलात्मक है। जिस घर में बैठ के हो रहा है वो पूरा कलात्मक है। तो ये अलग से होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक उसी तरह अध्यात्म भी अलग से करने वाली चीज़ नहीं कि 2 घंटे मैं इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ 2 घंटे। आप यदि हमारे उठा के देखें, गाँव में कितने लोगों को आपने योगा करते देखा होगा? कभी नहीं। मतलब योग जो भी बोले योगासन, कभी नहीं, क्योंकि उसकी जीवन शैली, उसके काम धंधे में ही एक कुम्हार जब बैठता है तो उसकी बैठने की प्रक्रिया में ही उसका योगासन है, उसी में उसका प्राणायाम है। कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, ये उस पर बिल्कुल, यदि वो नहीं करेगा तो बना ही नहीं सकता है। एक कुम्हार है, एक लोहार है, एक सुनार है, उनकी बैठने की पद्धति से लेके सारा काम धंधे का तरीका ही योगा, उसमें योग पूरा उसमें समाहित है, योगासन उसमें समाहित है। फिर उसी में ही उसका प्राणायाम समाहित है, उसी में उसकी ध्यान और धारणा समाहित है। यदि वो ध्यान नहीं करेगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा, धारणा नहीं लगाएगा उसमें, तो वो कर ही नहीं सकता कोई चीज़, ये कर ही नहीं सकता। तो ये जीवन शैली में आने वाली, यह एक गृहिणी जो है, यदि वो झाड़ू बुहार रही है, खाना बना रही है, यदि उसमें ध्यान नहीं लगाएगी, उसमें एक पर्टिकुलर पोस्चर में नहीं बैठेगी, नहीं उठेगी, नहीं चलेगी, तो वो कर ही नहीं सकती है। तो ये अपने आप में ये सारी चीज़ें हैं, समाहित हैं। अब आज हम क्या कहें, घर में बैठते हैं, ऑफिस में वो करते हैं, और कोई आके आपका खाना बना रहा है, कोई आपका झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई आपका ये कर रहा है। आप कब करेंगे? आप क्या, आप इसीलिए फिर दुनिया भर के रोग आ रहे हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए फिर व्यायाम की अलग से जरूरत पड़ रही है, अलग से जरूरत हो रही है। साइकिल वैसे नहीं चलाएगा, जिम में बैठ के साइकिल चलाएगा वाली जो मामला हो रहा है, जो कहीं पहुंच नहीं रही, साइकिल वहीं खड़ी है चलने के बावजूद भी। तो ये जो पूरा पद्धति हमारी कैसी आध्यात्मिक रही है, कैसी कलात्मक रही है, कैसी वैज्ञानिक रही है, कैसी सामाजिक रही है। अब दुनिया भर के सोशल क्लब्स चालू हो गए, ये क्लब वो क्लब, यहाँ पे जाके किटी पार्टीज वगैरह, महिलाओं को उठा के देख लो। पहले आपकी जीवन शैली में ही सामाजिकता थी, इस सब की जरूरत ही नहीं होती थी। आदमी एक सामाजिक प्राणी ही हम माने यदि, तो हर सारे जो हमारे काम होते थे वो सामाजिक ढंग से ही किए जाते थे। आज अब बाकी सब काम पूरे इंडिविजुअलिस्टिक ढंग से कर रहे हो, फिर दिखावे के लिए आप जाके किटी पार्टी कर ले रहे हो, और क्या बोलते हैं,
क्लब्स में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो सारा चीज़ चल रहा है, सोशलाइजिंग, वी आर सोशलाइजिंग। योगा सेशन चल रहा है सुबह सुबह, वो जो मतलब नकली हंसी हंस रहे हैं सवेरे सवेरे, जीवन तो में तो ये जो पूरी जीवन शैली को समझने वाले जो लोग हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं जो इसको जानने समझने के इच्छुक हैं। फिर एक जो ग्रुप है भी बहुत बड़ा ग्रुप जो है खासकर शहरों का, और उसमें भी आईटी और बाकी सारे जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो गांव में फिर से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो गांव में ही उन सारी चीज़ों को देखते हैं। हालांकि उनके मोटिव्स और वो सारा चीज़ थोड़ा अलग रहते हैं आजकल, वो भी आधुनिकता से प्रेरित हैं, वो भी उनसे दूसरे ढंग से आधुनिकता से प्रेरित हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि वो भी आधुनिकता के वश में कर रहे हैं, लेकिन है वो आधुनिकता ही। तो वैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जो गांव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से है, उसकी पद्धतियाँ क्या होना चाहिए, उनके साथ में रिलेशंस कैसे होने चाहिए, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या अभी जो ज़्यादातर हो रहा है, जो शिफ्ट हो भी रहे हैं, तो मानसिकता में वो अपनी लोकेशनल एडवांटेज तो ले रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं तो हरियाली है और ये है, लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली ऐसी होती है अधिकतर लोगों की कि वो गांव को शहर बनाने की पद्धति में रहते हैं। और रहन सहन भी वैसे, रहन सहन भी वही घर में टीवी, वही फ्रिज, वही टीवी रहेगा, वही फ्रिज रहेगा, वही वॉशिंग मशीन रहेगी, वही मिक्सर रहेगा, वही एसी रहेगा, वही कारें रहेंगी, वही बरमूडा हाफ पैंट और वो सारा कुछ रहेगा। जब आप गांव में रह रहे हो तो गांव के जो 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 टेक्निकल एडवांटेजेस हैं उनको भी तो देखना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो वो हम चीज़ें नहीं करते हैं, तो वो अलग अलग तरह से आती है चीज़ें, अलग अलग ढंग से होती हैं, और बाकी समझने तो पद्धति पूरी अलग हो जाती है, मतलब एक्सपीरियंस लेने अगले एक्सपीरियंस लेने आ जाते हैं। बढ़िया लीजिए भाई, चाय भी आ गई आपकी। कुल्हड़ वाली चाय दिखा दीजिए, ये जनाब आई है यहाँ पर बहुत सेवा बस करती बस 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 है। कुल्हड़ में दिखा दो भाई चाय, वाह, ये यहाँ का आनंद है बढ़िया। ये पीतल की यार, ये बर्तन भी रेयरली नहीं दिखते हैं आजकल ना, ये जी पीतल का जी जैसे जी दिखता है। जी। हाँ यार, देखो हाथ पकड़ लो मैं, धन्यवाद, वाह। राजन दी तय है। तो ये पूरी पद्धतियाँ जो रही हैं हमको, तो उसको देखने समझने वाले लोग भी आते हैं जो घर में। अब क्या हुआ है, एक तो वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं वो जो लोग, तो वो शिफ्टिंग का इश्यूज है। फिर कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, अब चूंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी रखी हैं, तो वहाँ जाके भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार गांव में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारे उनसे रिलेशंस नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, चीज़ें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, हम उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं हो पा रहे हैं, हम फॉरेन मतलब सेक्लूडेड। जब आपने पूरी उस तरफ का ध्यान ही नहीं दिया है, वो गांव को बदलने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हाथ लगता है। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज़ें हैं, हाँ। तो इस तरह का एक विंग आता है। फिर ये तो हुए जो एडल्ट वाली, जो शोधार्थी वाली उसमें है। फिर बच्चों का एक ग्रुप है, तो वो एक ग्रुप, एक कैटेगरी उनकी है, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जो देखने समझने के लिए आते हैं, एजुकेशनल एक्सकर्शन ट्रिप जैसे इसको बोलते हैं लोग बाग। एक प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पे, हाँ, आप बता रहे थे, उसका स्पॉइल विद सॉइल जी, करके तो चलता है। स्पॉइल विद सॉइल के नाम से एक प्रोग्राम चलता है कि आप आएँ और मिट्टी के साथ मस्ती करें वाला जो मामला है। तो उसमें स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अब हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, क्योंकि अब जो कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं जो 20 साल 25 साल की उम्र के अभी हो गए हैं, वो 2 4 5 साल 10 साल वाले तो छोड़ ही दीजिए, 20 साल 25 साल वाले बच्चे हैं, खासकर शहरी कस्बे, इवन गाँव में भी अब जो है, अब उन्होंने खबरें देखे नहीं होते हैं कि नाम ही टाइल्स नहीं क्या सुना होते हैं, होता है। कबेलू क्या होता है। टाइल्स मतलब वो नीचे जो फ्लोर पे बिछाते हैं, हाँ, उसको वो टाइल्स देख लेते समझते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो बताते हैं ना ऐसे कि देखो यार वो कबेलू दिख रहे हैं ना उधर पे, हाँ। तो वो देखते रहते हैं ऐसे, कहाँ किसकी बात कर रहे हैं। पक्षी की बात कर रहे हैं क्या? पेड़ में देखते हैं कबेलू, मतलब पक्षी, कोई पक्षी होगा कबेलू नाम का। तो इसीलिए अभी हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी बहुत बनती है कि हम उनको कम से कम उससे जागरूक रखें। बैलगाड़ी नहीं देखी होती है, गाय नहीं देखी होती है कई बच्चों ने, तो मतलब देखी इन द सेंस, उस सेंस में नहीं कि कैसे पाला जाता है उनको, चूल्हे क्या होते हैं, चूल्हे में कैसे खाना बनता है। अब तो गैस वाली पूरी लोग रहे हैं, तो वो, तो ऐसे बच्चों का पूरा जो है एजुकेशनल ट्रिप यहाँ पर होती है, अलग अलग तरह के, अलग अलग स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से वो आते हैं। रेसिडेंशियल भी होते कुछ दिन जी के लिए जी भी होती जी, है, और सिंगल डे के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, डे विजिट वाले भी होते हैं और रेसिडेंशियल भी। तो रेसिडेंशियल में हमारे यहाँ वर्कशॉप जैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें ये सारे विषयों के विशेषज्ञ जो हैं, अलग अलग जो कार्य देखने समझने वाले लोग हैं, तो ये आते हैं। और ये उन पे जैसे इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बार चर्चा होती है, नेचर एंड कल्चर के, संस्कृति और प्रकृति के ऊपर में एक वर्कशॉप होती है हमारी, जीवन शैली के विषय में एक वर्कशॉप होती है, शिफ्टिंग टू विलेजेस, बहुत सारे लोग जो गांव में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनकी जो समस्याएं, उनकी जो सब होती हैं, वो उनकी वर्कशॉप होती है। तो इस तरह की अलग अलग वर्कशॉप 6 दिन 7 दिन 8 दिन की, 3 दिन से लेके 8 दिन तक की वर्कशॉप होते हैं, जहाँ लोग बाग आके देखते समझते हैं।
इसके अलावा एक और जो है वो टूरिज्म वाले जो ग्रुप है। हाँ, मैं बोलने वाला था कि एक आपका जो जैसे जीविका आश्रम है, जी। जो हम वीडियो बना रहे थे इसका कैंपस का, तो उसमें हमने बहुत सारे बोर्ड लगे, अमराई ग्राम स्टे भी लिखा हुआ है। तो अमराई ग्राम स्टे आपकी चाय पीते रहिए, आप जी जी ठंडी ना जी हो जी, जाए बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। तो जो एक ग्रुप जो है एक बार ऐसे ही घूमते हुए एक हमारे मित्र हैं, तो वो एमपी टूरिज्म के कुछ अधिकारियों को लेके आ गए। जब उन्हें आए तो उनके एमपी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा विंग जो चलता है, एक बहुत बड़ा काम है, रूरल टूरिज्म का काम होता है। तो वो रूरल टूरिज्म में लोगों को गांव की संस्कृति से ऐसा घुमाने बचाने का रहता है। तो उनको ये बोला यार ये तो हमारा, उनका ये कहना था कि ये तो हमारा पूरा रिसोर्स सेंटर जैसा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे है। तो उन्होंने इसको एक रिसोर्स सेंटर के रूप में इसको चिन्हित किया। फिर उन्होंने इसको अपने जो रूरल टूरिज्म की साइट्स वगैरह हैं वो जो उसमें है तो उसके रूप में चिन्हित किया। तो ये अमराई ग्राम स्टे, परिसर अमराई ग्राम स्टे के नाम से भी जाना जैसे जाता होम है। स्टे चलता है वैसे एक ग्राम स्टे। ग्राम स्टे एक कैटेगरी जो है ग्राम स्टे कैटेगरी होती है। तो उसमें गांव एज अ होल वो होता है, लेकिन ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला वो था जो किसी एक इंडिविजुअल उसमें इफर्ट में इसको ग्राम स्टे के रूप में, अदरवाइज ये पंचायत या एसएचजी वगैरह को ज़्यादातर वो दिया जाता है। तो वो ग्राम स्टे कैटेगरी में इसको पंजीकृत किया। तो टूरिज़्म वाले जो लोग हैं, कुछ देखना समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म आजकल चल रहा है। हालांकि ये टूरिज़्म भी एक थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से। केवल घूमने जाना, देखने जाना वाला जो मामला हमारे यहाँ कभी नहीं रहा है कि 6 दिन 7 दिन काम करो और 2 दिन जाके मस्ती करो। आपका जो मस्ती या जो इन्जॉयमेंट है या जो आनंद लेने की है वो आपकी दैनिक जीवन शैली में होना चाहिए। कुछ इनटेक होना चाहिए उससे। हाँ, ऐसा नहीं कि गए खर्च किए बस और बस 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 घूमे बस फिरे वापस आके वही अपनी ज़िंदगी चालू हो गई। बिल्कुल। तो ये उसके तहत भी कुछ लोग यहाँ आते हैं अमराई ग्राम स्टे। तो ये विभिन्न कैटेगरीज हैं। उसकी वेबसाइट वगैरह भी होगी, जैसे हाँ, जो उसकी लोग आना वेबसाइट चाहें तो जी। रजिस्टर करके आ सकते हैं। वैसे हम सारी जो नंबर नाम वगैरह है वो सब जी जी दे दीजिएगा आप शेयर उसमें। कर लेंगे। और वो एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा वो। मतलब उससे बुकिंग भी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हाँ, जो लोग आ हाँ, सकते हैं आ सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए भैया, आपकी चाय ठंडी ना हो, चाय आप ख़त्म कर लीजिए। हम बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, राधे जय राधे श्री राधे राधे। राधे।